नमस्कार दोस्तों, आज का प्रश्न है कि माल एवं सेवा कर अधिनियम में किन पूर्तिकर्ताओं के लिए पंजीयन कराना अनिवार्य है। पंजीयन की विधि समझाइए एवं बताइए कि पंजीयन कब रद्द किया जा सकता है। जीएसटी के तहत पंजीकरण यानी जीएसटी के तहत किन व्यक्तियों को पंजीकरण ना कराने की छूट है। तो चलिए देखते हैं। पहला, जीएसटी में 20 लाख रुपए तक की छूट है। ऐसे व्यवसाय जिनकी वार्षिक आय छूट सीमा से कम है, यानी एक निर्धारित रकम से उनका टर्नओवर अगर कम है तो उन्हें रजिस्ट्रेशन लेना जरूरी नहीं होता है। उन्हें सामान्यतया रजिस्ट्रेशन लेना जरूरी नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ स्थितियों में टर्नओवर कम होने पर यानी वार्षिक आय कम होने पर भी रजिस्ट्रेशन लेना अनिवार्य है। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 2, पंजीकरण के लिए उत्तरदायी व्यक्ति। किसी राज्य में माल यानी प्रोडक्ट, सेवा यानी कि सर्विस या दोनों को यानी माल और सेवा, प्रोडक्ट और सर्विस दोनों की करारदेह पूर्ति कराने वाला प्रत्येक प्रदाता, यानी कि ऐसा व्यक्ति जो प्रोडक्ट और सर्विस दोनों को उपलब्ध कराता हो, वह इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत होने का उत्तरदायी होगा। यदि किसी वित्तीय वर्ष में उसका टर्नओवर यानी उसकी वार्षिक आय 20 लाख से अधिक है, वहाँ वह रजिस्ट्रीकृत किए जाने का उत्तरदायी होगा, यानी कि उसकी जिम्मेदारी होती है कि वह जीएसटी के तहत अपना पंजीकरण करवाए। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 2 की, इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत करारदेह व्यक्ति द्वारा चलाया गया कारोबार, यानी कि जो व्यक्ति जिसके नाम से व्यवसाय चल रहा है, जो जीएसटी के तहत पंजीकृत है, किसी अन्य व्यक्ति को चालू रूप में आंतरित किया जाता है, यानी कि वह व्यक्ति अपने व्यवसाय को किसी दूसरे व्यक्ति को देना चाहता है, हस्तांतरित करना चाहता है, वह चालू रूप में वह भी, तो इसके लिए या उसका स्वयं का उत्तराधिकारी हो सकता है या कोई और व्यक्ति। जिस दिन से कोई भी नया व्यक्ति व्यापार को संभालेगा, उसी दिन से उसका पंजीकरण होना अनिवार्य है, चाहे वह उसका उत्तराधिकारी हो यानी उसके परिवार का कोई हो या कोई दूसरा व्यक्ति जो उस व्यवसाय को संभाल रहा है, उसी दिन से उसका जीएसटी के तहत पंजीकरण होना जरूरी है, अनिवार्य है। अब बात करते हैं कि पंजीकरण किन परिस्थितियों में अनिवार्य है। तो पहला पॉइंट है, वह व्यक्ति जो अंतर्राज्यीय करारदेह पूर्ति करते हैं, जो अंतर्राज्यीय करारदेह पूर्ति करते हैं। पॉइंट नंबर 2, वह व्यक्ति जिनसे आरक्षित प्रभार के अधीन कर अदा करना अपेक्षित है। पॉइंट नंबर 3, ऐसे व्यक्ति का वर्ग जिन्हें केंद्रीय सरकार द्वारा परिषद की सिफारिशों पर अधिसूचित किया जाए। पॉइंट नंबर 4, करारदेह पूर्ति करने वाले आकस्मिक करारदेह व्यक्ति। पॉइंट नंबर 5, प्रत्येक ई कॉमर्स ऑपरेटर को भी पंजीकरण कराना अनिवार्य है। पॉइंट नंबर 6, करारदेह पूर्ति करने वाले अनिवासीय करारदेह व्यक्ति को भी जीएसटी के तहत पंजीकरण कराना अनिवार्य है। पॉइंट नंबर 7, इनपुट सेवा वितरक, यानी इनपुट सेवा वितरक चाहे इस अधिनियम के अधीन पृथक रूप से रजिस्ट्रीकृत है या नहीं, उसको भी पंजीकरण कराना अनिवार्य है। पॉइंट नंबर 8, प्रत्येक व्यक्ति जो भारत से बाहर के स्थान से ऑनलाइन सूचना और डाटा आधारित पहुंच या सुधार सेवाओं का भारत में किसी व्यक्ति को पूर्ति करता है, उसको भी जीएसटी के तहत पंजीकरण कराना अनिवार्य है। मतलब ऐसा व्यक्ति जो भारत के बाहर रहता है लेकिन ऑनलाइन सूचना के द्वारा वह किसी डाटा आधारित पहुंच चीज़ों को भेजता है किसी व्यक्ति को, जो वह व्यक्ति भारत में निवास करता है, उसको। पॉइंट नंबर 9, एक एग्रीगेटर जो सेवाओं की आपूर्ति अपने ब्रांड नाम या व्यापार चिन्ह प्रदान करता है। पॉइंट नंबर 10, वे व्यक्ति जिन्हें धारा 37 के अंतर्गत कर की कटौती करना आवश्यक है, उनको भी जीएसटी के तहत पंजीकरण कराना अनिवार्य है। अब आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं पंजीकरण आवेदन रद्द करना, धारा 7, यानी अगर कोई व्यक्ति है जो जीएसटी के तहत आवेदन करता है, पंजीकरण करवा रहा है, और जब वह पंजीकरण हो चुका होता है, यानी कि रजिस्ट्रेशन जब कर चुका होता है, अपने आवेदन को भर चुका होता है, तब सक्षम अधिकारी जो उसकी जांच करते हैं वो उसका सत्यापन करते हैं, और सत्यापन करने के बाद उसको अस्वीकार कर सकते हैं, लेकिन उसको रद्द नहीं कर सकते, क्योंकि धारा 19(8) में यह प्रावधान किया गया है कि सक्षम अधिकारी
पंजीकरण या विशिष्ट पहचान संख्या के लिए आवेदन को कारण बताओ नोटिस जारी करेगा। यानी कि ऐसी चीज़ें अगर कुछ खाली रह गई हैं, जो नहीं भरी गई हैं आवेदनकर्ता के द्वारा, जो जीएसटी के तहत पंजीकरण करवा रहा है, वह व्यक्ति ने उस व्यक्ति के द्वारा अगर कोई चीज़ छूट गई है तो सक्षम अधिकारी उसके लिए कारण बताओ नोटिस जारी कर देगा और व्यक्ति को सुनवाई का उचित अवसर दिए बिना अस्वीकार नहीं करेगा, क्योंकि उसको एक निश्चित समय दिया जाएगा। उस समय के भीतर जिसने जीएसटी के तहत पंजीकरण करवाया है, रजिस्ट्रेशन करवाया है, उसको मौका मिलेगा अपनी बात रखने का। सत्यापन प्रक्रिया के दौरान कोई कर प्राधिकारी कोई प्रश्न उठाता है या कोई त्रुटि सूचित करता है, किसको? उस व्यक्ति को जो जिसने रजिस्ट्रेशन करवाया है जीएसटी के तहत, उसको 3 सामान्य कार्य दिवस के भीतर जीएसटी के पोर्टल द्वारा आवेदक और अन्य चीज़ों को आवेदन के द्वारा अन्य चीज़ों को उस पोर्टल पर अपलोड करना होगा और 7 दिन के अंदर उसका उत्तर देना होगा कि वह चीज़ें कैसे भूल गया या त्रुटिवश या कोई कारण है, उनकी जानकारी उसको देनी होगी कर प्राधिकारी को। अब बात करते हैं ऐच्छिक पंजीयन की। ऐच्छिक पंजीयन यानी कि एक व्यक्ति जो जीएसटी के दायरे में नहीं आता, तो उस स्थिति में वह ऐच्छिक पंजीयन का सहारा ले सकता है। इस स्थिति में ऐच्छिक पंजीयन व्यक्ति पर, जो व्यक्ति पहले से पंजीकृत है उस पर जो प्रावधान लागू होते हैं, वही सारे प्रावधान ऐच्छिक पंजीयन व्यक्ति पर भी लागू होंगे। ठीक है, अब बात करते हैं ऐच्छिक पंजीयन के लाभों की। नंबर 1, ग्राहकों को इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा। इससे व्यवसाय का विस्तार करने तथा इसे अधिक प्रतिस्पर्धात्मक बनाने में सहायता मिलती है। पॉइंट नंबर 2, ऐच्छिक पंजीयन व्यक्ति द्वारा खरीदी गई वस्तुएं और प्रयोग की गई सेवाओं पर इनपुट टैक्स क्रेडिट प्राप्त करने का अधिकार है। पॉइंट नंबर 3, ऐच्छिक पंजीकृत व्यक्ति अंतर्राज्यीय व्यापार बिना किसी प्रतिबंध के कर सकता है। पॉइंट नंबर 4, इसके आधार पर एक व्यक्ति अपने व्यवसाय का पंजीयन जीएसटी के अंतर्गत भविष्य में कभी भी करा सकता है। अब बात करते हैं ऐच्छिक पंजीयन के दोषों की। ऐच्छिक पंजीयन के दोष, जो ऐच्छिक पंजीकृत व्यक्ति होते हैं उनको जीएसटी के अंदर अनेक कानूनी औपचारिकताओं की पूर्ति करनी पड़ती है और कार्यशील तरल पूंजी की व्यवस्था करनी होती है। इसके दोष इस प्रकार हैं। पहला, ऐच्छिक पंजीकृत व्यक्ति को हर महीने अनेक प्रकार के रिटर्न भरने पड़ते हैं। पॉइंट नंबर 2, जीएसटी में पंजीकरण होने के बाद पूर्तिकर्ता के ऊपर कर के संग्रहण और भुगतान की जिम्मेदारी आ जाती है। यानी टैक्स को इकट्ठा करना और उसका भुगतान करना यानी पेड करना, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है, जिससे उसके कार्यभार में बढ़ोतरी हो जाती है। नंबर 3, अगर आपने एक राज्य के अंदर जीएसटी पंजीकरण कराया है, उसके बाद भी आपको दूसरे राज्य से पंजीयन कराना होगा, इससे काफ़ी खर्चा होता है। अब बात करते हैं डीम्ड पंजीयन यानी समझा हुआ पंजीकरण किसे कहते हैं। डीम्ड रजिस्ट्रेशन यानी जीएसटी अधिनियम की धारा 25(10) के अनुसार यदि किसी व्यवसायी ने सीजीएसटी और एसजीएसटी कानून के अंतर्गत अपने व्यवसाय के पंजीयन के लिए आवेदन किया है, तो निर्धारित समय तक यह मानित पंजीयन या डीम्ड पंजीयन माना जाएगा। यानी कि जिसने जीएसटी के तहत पंजीकृत करवाया है तो उसमें एक निश्चित समय दिया होता है, समय सीमा होती है, उस निर्धारित समय तक उसे समझा हुआ पंजीकरण या डीम्ड पंजीयन माना जाएगा। धन्यवाद।